Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is renin-angiotensin blockers. हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी वजूहात कौन कौन से होते हैं, और इसी तरह हमने ये भी बताया था कि हाइपरटेंशन क्या है और उस हाइपरटेंशन के आने की वजूहात कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या हाइपरटेंशन आती है। इस तरह कार्डिक की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, या जो है ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन काज हो जाए, या जो है कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाए, तो इन सब वजूहात की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, जिसमें डायूरेटिक्स, सिम्पैथोलाइटिक्स, वेसोडाइलेटर्स और रेनिन-एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स थे। आज हम रेनिन-एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे साथ कौन से ड्रग्स होते हैं। रेनिन-एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो हम हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो तरह के ड्रग्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, और दूसरा है हमारे साथ एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स। मैं एक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं, मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करता हूं कि किस तरह हमारी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स काम करते हैं। अभी मैं आपको जनरल फिजियोलॉजी बता रहा हूं। हमारे बॉडी में जो लिवर होता है वो एक मॉलिक्यूल पैदा करता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजिन, और जब कभी हमारी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो हमारी किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं रेनिन, और ये हार्मोन जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब रेनिन हमारी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है तो ये ब्लड में आके हमारी एंजियोटेंसिनोजिन पे एक्ट करता है, और एंजियोटेंसिनोजिन को ये रेनिन कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन 1 में। यानी रेनिन एक्ट करती है एंजियोटेंसिनोजिन पे और एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 पर। फिर एंजियोटेंसिन 1 पर हमारी लंग्स जो है एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 पर और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 पर। जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये दो तरह का अमल करता है। एक जो है ये हमारी ब्लड वेसल पे एक्ट करता है, तो ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन काज हो जाती है, यानी ब्लड वेसल का जो ल्यूमन होता है वो तंग हो जाता है। और दूसरा जो है ये हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ये उस पर एक्ट कर देता है, और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो अल्डोस्टेरोन रिलीज कर देता है। तो फिर अल्डोस्टेरोन जो है वो दो तरह का फंक्शन करता है। एक जो है वो किडनी पर एक्ट करता है, किडनी के नेफ्रॉन पर, तो उधर से वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो जब वाटर और सोडियम हमारे बॉडी में ज्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है या हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह ये अल्डोस्टेरोन ब्लड वेसल पे भी एक्ट करता है और उधर जो है ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देता है, ब्लड वेसल का जो ल्यूमन है वो तंग हो जाता है। तो ब्लड वेसल का ल्यूमन जब तंग हो जाता है तो अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह ये हमारी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में इसी तरह होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमें हाइपरटेंशन काज हो जाती है तो हाइपरटेंशन के खिलाफ हम फिर रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स लेते हैं, जिसमें एक हमारे साथ आता है ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अभी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया कि एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में तब कन्वर्ट होता है जब इस पे रेनिन एक्ट करता है, और फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में तब कन्वर्ट होता है जब हमारे लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होते हैं और ये इस पर एक्ट करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसकी वजह से ब्लड वेसल की जो कंस्ट्रक्शन है वो काज नहीं होगी बल्कि वो डायलेट हो जाएगी, और इसी तरह जो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो भी जो है नहीं होगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ACE इनहिबिटर्स लेते हैं जिसमें हमारे साथ ड्रग्स आते हैं एनालोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिजेनोप्रिल। जब भी किसी ड्रग के आखिर में प्रिल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे साथ ACE इनहिबिटर की फैमिली से ताल्लुक रखता है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की फैमिली से ये ताल्लुक रखता है।
दूसरा है हमारे साथ एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स। अभी आप इधर देखें, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सारा काम तो एंजियोटेंसिन 2 करता है। अब ये ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन भी काज करती है, अल्डोस्टेरोन को भी रिलीज कर देता है। तो हम क्या कर देते हैं, हम एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर देते हैं। जब हम एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करते हैं तो ये आगे जो मामला है वो नहीं होगा, अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन काज नहीं होगी, तो हमारे साथ ब्लड प्रेशर है जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हमारे साथ ड्रग्स आते हैं वालसर्टान, लोसर्टान, टेलमिसर्टान, खेंडीसर्टान। इट मीन्स जब भी किसी ड्रग के आखिर में ये सर्टान आता है तो ये हमारे साथ एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर की फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसमें और भी ड्रग्स हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं जो हम यहाँ बयान कर रहे हैं, जैसे नाजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया, पेट जो है वो उसका ख़राब होना, ड्राई कफ जो खुश्क खांसी है वो हो जाना, रैश, हेडेक, सर दर्द, खारिश वगैरह, ये सब इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आते हैं। कंट्राइंडिकेशन, कौन से हालात में हम ये ड्रग्स किसी पेशेंट को नहीं दे सकते, तो उसमें हमारे साथ आते हैं प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट पेशेंट को हम ये ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा कॉज करती है। एस्थमा, अगर हम एसी इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स देंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगी, और एस्थमा में तो वैसे भी ब्रोंकाई जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो इसलिए हम एस्थमा की पेशेंट को या क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज जो होते हैं उसके पेशेंट को या क्रॉनिक कफ वाले पेशेंट को हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। क्रॉनिक कफ, एलर्जिक पेशेंट को, और इसी तरह जिस पेशेंट को किडनी डिजीज है हम उस पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं दे सकते।